हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, राजस्थान के इतिहास की पहली क्लास के बाद आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 2। सही मायने में इतिहास की शुरुआत आज है, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने राजस्थान शब्द, इतिहास शब्द और इतिहास के बारे में कुछ सामान्य चर्चा की थी। देखो, इतिहास की अगर मैं बात करता हूं तो लिपि के विकास के आधार पर, किसके आधार पर? लिपि बोले या हम बोल देते हैं स्क्रिप्ट। लिपि के विकास के आधार पर इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसके? लिपि के विकास के आधार पर। तो लिपि के विकास के आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं इतिहास, और 3 पार्टों की मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो पार्ट है, देखो, सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो काल है उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। देखो, प्राक ऐतिहासिक काल के समय की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो प्राक ऐतिहासिक काल का जो समय है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। अब मैं आधे ऐतिहासिक काल के समय की बात करता हूं। आधे ऐतिहासिक काल का जो समय है वो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के कितना? 600 ईसा पूर्व। ठीक है भाई। और लास्ट में ऐतिहासिक समय की बात करता हूं तो ऐतिहासिक समय जो है उसकी शुरुआत होती है कहां से? 600 ईसा पूर्व से कह सकते हैं कब तक? वर्तमान तक। ठीक है। तो देखो, मैंने कहा कि स्क्रिप्ट या लिपि के विकास के आधार पर इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला पार्ट प्रागैतिहासिक काल, दूसरा पार्ट आधैतिहासिक काल, तीसरा पार्ट है ऐतिहासिक काल। देखो, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के समय की बात की 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। आधैतिहासिक काल के समय की मैंने आपसे बात की है तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और 600 ईसा पूर्व के बाद से लेकर के वर्तमान तक का जो समय है अपने आप में वो हम कहते हैं कि कल वाला दिन भी इतिहास में ही है, कोई ना कोई ट्रेजेडी के रूप में हो सकता है भविष्य में जाना जाए। ठीक है। तो ये है ऐतिहासिक काल। देखो, सबसे पहले मैं तीनों में अंतर बात करता हूं, लिपि के बारे में बात करता हूं। देखिए, लिपि की अगर मैं बात करता हूं, बेसिकली यह काल वह काल है जिस काल में मानव समाज क्या था? लिपि विहीन था। लिपि विहीन मतलब उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो इस काल में मानव समाज क्या था? लिपि विहीन था, मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता था। दूसरी मैं बात करता हूं आदि ऐतिहासिक काल का जो समय है। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के संदर्भ में मैं आपसे बात करूं, इस काल में मैं कह दूं आपसे कि भाई लिपि का विकास तो हुआ, लिपि का विकास तो हुआ, लेकिन लिपि का विकास तो हुआ लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा नहीं जा सका। लिपि का डेवलपमेंट, यहां तो देखो लिपि नहीं थी तो पढ़ने वाली बात ही नहीं आई। यहां लिपि का विकास तो हुआ लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं कौन से काल की? ऐतिहासिक दौर की। ऐतिहासिक जो दौर है इसमें लिपि का विकास भी हुआ, लिपि का विकास भी हुआ और साथ में लिपि को क्या किया गया? पढ़ा भी गया। पढ़ भी लिया गया, लिपि का विकास भी हुआ और उसे पढ़ भी लिया गया। यहां लिपि नहीं थी, पढ़ने वाली तो दूर की बात है। यहां लिपि का विकास हुआ लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। आज तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है। तीसरी बात, यहां लिपि का विकास भी हुआ और लिपि को क्या? वर्तमान में पढ़ भी लिया गया है।
पढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इन शब्दों का, इन अक्षरों का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखो, मानव समाज लिपिविहीन था, लिपि का विकास हुआ, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, और यहां हम कह सकते हैं कि लिपि का विकास भी हुआ और लिपि को पढ़ा भी जा सका। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा भाई इस काल का जो इतिहास है किस पर आधारित होगा। हमारे पास लिखित कोई प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि लिपि का विकास ही नहीं हुआ, तो फिर इतिहास कैसे लिखेंगे। इस काल के जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं, प्राप्त उपकरण, जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं, उन उपकरणों, साक्ष्यों के अनुमानों के आधार पर, किसके आधार पर, अनुमान लगाया गया कि भाई ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा। वास्तव में नहीं पता, क्या क्यों नहीं पता, क्योंकि लिपि नहीं थी, पता ही नहीं लगा कि भाई उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। लेकिन जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी उपकरण मिले हैं, उन साक्ष्य और उपकरणों पर क्या लगाया गया, अनुमान लगाया गया। तो इस काल का जो इतिहास है 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक का जो हम इतिहास पढ़ेंगे वो पूर्णतः अनुमानों पर आधारित होगा, सत्यता की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है भाई, पढ़ते हैं अनुमानों के आधार पर है, काफी चीजें सत्य भी हैं, लेकिन कह नहीं सकते ऐसा किया होगा, ऐसा हुआ होगा, ये सारी बातें करेंगे। अब मैं सेकंड बात करता हूं आपसे किसके बारे में। सेकंड है हमारे पास, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं, सेकंड है हमारे पास कौन सा काल, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में देखिए, लिपि का विकास तो हुआ, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, आज तक नहीं पढ़ा जा सका। अब आप मुझे बताइए, जब लिपि के विकास होने से क्या फायदा, जब उसको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। तो फिर इस काल के इतिहास की मैं बात करूं तो इस काल का जो इतिहास है वो कैसे लिखा गया। इस काल का इतिहास भी किस पर आधारित था, प्राप्त साक्ष्य, अवशेष और उपकरण, ये जो है इन पर क्या लगाया गया, अनुमान लगाया गया, अनुमानों पर आधारित। ठीक है भाई, इन पर आधारित कि भाई जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी प्रमाण मिले हैं, उन पर क्या लगाया गया, अनुमान लगाया गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता से हम पढ़ते हैं एक ऐसा भवन मिला जिसकी दीवार बीच में से क्या है, टूटी हुई है। अब दीवार जब टूटी हुई है तो भाई वो किसी भी कारण से टूट सकती है, लेकिन अनुमान लगाया गया कि क्या आया होगा, भूकंप आया होगा। ठीक है, एक खोपड़ी से 6 छेद मिलते हैं, खोपड़ी में छेद मिलते हैं, 3 इधर 3 इधर, तो क्या अनुमान लगाया गया कि भाई ये जो आदि ऐतिहासिक काल है या ये जो समय है कालीबंगा वाला, इस समय एक संक्रामक बीमारी आई और उस संक्रामक बीमारी में खोपड़ी में जल जमा होने लगा। इस जल को, इस पानी को खोपड़ी से बाहर निकालने के लिए छेद कर दिए गए, शल्य चिकित्सा की गई, सर्जरी की गई। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि ऐसा किया होगा। अब वास्तव में नहीं पता कि वो 6 छेद जो है क्यों बनाए, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया। तो अनुमानों पर आधारित इतिहास है, सत्यता की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अनुमानों पर, रिसर्च के आधार पर इतिहास लिखा गया। वास्तविकता क्या है इसके बारे में हम पूर्णतः प्रमाणिक तौर पर नहीं कह सकते कि यह बात 100% सही है। ठीक है, तीसरी बात जो है वो है हमारी ऐतिहासिक काल की। अब ऐतिहासिक काल में हम देखें कि भाई इस काल का इतिहास कैसे लिखा गया, किस पर आधारित है। अब देखिए, लिपि का विकास भी हो चुका है, लिपि को पढ़ा भी जा सका है। तो इस काल का जो इतिहास है वो पूर्णतः लिखित एवं पठनीय सामग्री, लिखित एवं पठनीय सामग्री पर आधारित प्रमाणिक बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कोई भी घटना घटित हुई, भाई पूछा जाए भाई कैसे मान ले कि भाई फला ग्रंथ में लिखा हुआ है या फला साक्ष्य में लिखा हुआ है, फला शिलालेख में लिखा हुआ है, कह सकते हैं। ठीक है, यहां लिखा तो हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका और यहां लिखा ही नहीं। ठीक है, तो इस काल का इतिहास पूर्णतः लिखित और पठनीय सामग्री पर आधारित है। ठीक है, एक बात तो ये हुई।
देखो एक बात और मैं करता हूं, ये जो काल है प्राक ऐतिहासिक काल जो है, इसमें बेसिकली धातुएं नहीं थी। क्या नहीं थी? धातुएं नहीं थी, किसी भी धातु की खोज नहीं हुई। इसलिए देखो ये जो काल है प्राक ऐतिहासिक काल जो है, इस काल में अधिकांश जो उपकरण है, अधिकांश जो उपकरण है, मैं उपकरणों की आपसे बात करता हूं, अधिकांश जो उपकरण है वो पत्थर से निर्मित थे। उपकरण किससे निर्मित थे? पत्थर से निर्मित थे। और अधिकांश उपकरण पत्थर से या पाषाण से, पत्थर से या पाषाण से निर्मित होने के कारण इस काल को एक नाम और दे देते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? पाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में उपकरण जो है किससे निर्मित थे? पत्थर से निर्मित थे, इसलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। आगे मैं बात करता हूं, देखिए ये जो काल है आदि ऐतिहासिक काल जो है, यहां मैं उपकरणों की आपसे बात करूं, यहां जो उपकरण है, यहां धातुओं की खोज हुई। किसकी खोज हुई? धातुओं की खोज हुई, धातुओं की खोज। और धातुओं की खोज में देखा जाए तो सबसे पहले खोजी गई जो धातु है वो क्या थी? तांबा थी। उसके बाद हम बात करते हैं क्या? लोहा, कांसा। ठीक है, तांबे के बाद में अगर जनरली बात करता हूं तो टिन खोजा गया। क्या खोजा गया? टिन। और टिन के बाद बात करते हैं तो कांसा, कांसा के बाद फिर बात करते हैं तो लोहा। ठीक है, इस प्रकार से धातुओं की खोज हुई। तो अब जो उपकरण है इस काल के, जो देखो इस काल के उपकरण तो पत्थर से या पाषाण से निर्मित थे, इस काल के जो उपकरण है वो पाषाण से मतलब पत्थर से तो बने हुए हैं, लेकिन साथ में किससे? धातुओं का भी प्रयोग उपकरणों के निर्माण में किया जाने लगा। ठीक है भाई, ये हुई किसकी बात? उपकरणों की बात। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। देखो समय के बारे में मैंने आपसे बात की है, 25 लाख से 3000, 3000 से 600 और 600 से वर्तमान तक। लिपि की बात की है, लिपि विहीन मानव समाज था। ठीक है, यहां लिपि का विकास हुआ लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, यहां लिपि का विकास भी हुआ, उसको पढ़ भी लिया गया। ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करते हैं, इतिहास कैसे लिखा गया? प्राप्त उपकरणों और साक्ष्यों पर अनुमान लगाया गया, तो अनुमानों पर आधारित। यहां भी देखिए, चूंकि हम जब पढ़ ही नहीं सके तो यहां भी इतिहास किस पर आधारित था? अनुमानों पर आधारित था। और यहां जो इतिहास है वो पूर्णतः लिखित और पठनीय सामग्री पर आधारित रहा है। उपकरण जो है, अधिकांश उपकरण किससे निर्मित थे? पत्थर से या पाषाण से निर्मित थे। ठीक है, पत्थर से या पाषाण से निर्मित होने के कारण इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि यहां देखो पत्थर के साथ साथ धातुओं की खोज हो चुकी है। खोजी गई पहली धातु तांबा है, फिर टिन है, तांबा और टिन मिलाकर मिश्र धातु बनाई गई क्या? कांसा। खोजी गई पहली मिश्र धातु कौन सी है? कांसा है। ठीक है, कॉपर और टिन, तांबा मतलब कॉपर और टिन को मिलाकर बन गया क्या? कांसा। ठीक है, उसके बाद किसकी खोज हुई? लोहे की खोज हुई। तो ऐसा नहीं कि भाई पत्थर से निर्मित नहीं है, कुछ उपकरण अभी भी पाषाण से निर्मित है, आज भी पाषाण से निर्मित बहुत सारे उपकरण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो धातु से निर्मित थी, इसलिए इसको धातु काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और लास्ट ऐतिहासिक काल में तो उपकरणों की बात करते हैं तो बहुत और भी कई सारी धातुएं जो है, स्टील वगैरह जो है, उनकी खोज कर ली गई या बना लिए गए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल से हम आगे एक एक करके बात करेंगे। पहले कौन सा काल? प्राक ऐतिहासिक काल। हाँ, तो देखिए हमने कहा कि इतिहास के 3 पार्ट हुए और 3 पार्टों में से सबसे पहला पार्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन सा काल? नंबर 1 प्राक हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम प्राक ऐतिहासिक काल की मैंने आपसे बात की, प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद मैंने आपसे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बात की और सबसे लास्ट मैंने आपसे ऐतिहासिक काल के बारे में बात की। ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है, इस प्राक ऐतिहासिक काल को बेसिकली मैंने कहा कि पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। किस काल के नाम से? पाषाण काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। पाषाण काल, पाषाण काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अधिकांश उपकरण जो हैं किससे निर्मित थे? पत्थर से निर्मित थे।
देखिए, पत्थर से निर्मित उपकरणों के आधार पर इस काल को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मैंने कहा यह हमारा प्रागैतिहासिक काल था, इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने अब आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पाषाण निर्मित उपकरणों के आधार पर, किसके आधार पर? पाषाण निर्मित उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो कहलाता है पुरापाषाण काल। क्या कहलाता है? पुरापाषाण काल। दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। तीसरा जो पार्ट है वो कहलाता है नंबर 3 नव या उत्तर पाषाण काल। ठीक है भाई, नव या उत्तर पाषाण काल। देखो, हमने जो टाइम देखा था, टाइम की मैं आपसे बात करूं, यहां मैं आपसे बात कर रहा था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व इसका समय था। ठीक है, अब इसको हम यहां डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले पुरापाषाण काल का समय देखेंगे। 25 लाख से कितना? 10,000 ईसा पूर्व। ये किसका समय है? ये हमारा पुरापाषाण काल का समय है। उसके बाद सेकंड में बात करता हूं क्या? मध्यपाषाण काल, क्योंकि 10,000 तक तो यहां आ गया, 10,000 तक तो यहां आ गया। 10,000 से कितना? 6,000 ईसा पूर्व का जो समय है, मोस्टली कई बार 5,000 तक का हम शामिल कर लेते हैं इसमें। ये लो मैं लिख देता हूं, 5,000 ईसा पूर्व। ये जो समय है ये किसके अंतर्गत आया? मध्यपाषाण काल के अंतर्गत आया। उसके बाद नव या उत्तर पाषाण काल की मैं अगर आपसे बात करता हूं तो 5 या 6,000 से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है नव या उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत। देखिए, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 25 लाख से कितना? 3,000। 25 लाख से 3,000 ईसा पूर्व में हमारा आ जाता है कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। अब देखिए, मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। सबसे पहले पुरापाषाण काल के बारे में बात करेंगे, फिर मध्यपाषाण काल के बारे में बात करेंगे, फिर नव या उत्तर पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में? पुरापाषाण काल के बारे में। देखो, पुरापाषाण काल का समय हमने लिख रखा है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। देखो, ये जो समय है, इस समय में सबसे पहली बात तो हम जानते हैं मानव समाज लिपि विहीन था। ये बात मैं पहले लिख चुका हूं, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। इस समय मानव जो है, निवास की बात करता हूं मैं। मानव जो निवास है, मानव कहां निवास करता था? मानव जो है जंगलों में, मानव जंगलों में अस्थायी जीवन यापन करता था। अस्थायी जीवन यापन, अस्थायी जीवन यापन का तात्पर्य खानाबदोश। खानाबदोश का तात्पर्य है जहां जगह मिली वहीं सो जाना, अगले दिन पता नहीं, कोई स्थिर निवास नहीं था। जंगलों में जहां उचित समझा वहीं सो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस काल में मानव जो है जंगलों में अस्थायी रूप से जीवन यापन कर रहा था, या हम कहें कि खानाबदोश जीवन यापन कर रहा था। दूसरी बात देखिए, इस काल में मानव जो है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई मानव व्यवसाय क्या था, अगर मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में? मानव व्यवसाय। मानव का इस काल में व्यवसाय का अगर मैं बात करता हूं तो कोई स्पेशल व्यवसाय नहीं था, सिर्फ एक ही व्यवसाय था, वो था क्या? शिकार खेलना। क्या करना? शिकार खेलना। और शिकार जो है 2 मकसद से खेली जाती थी। एक तो सुरक्षा के लिए, किसके लिए?
सुरक्षा के लिए और दूसरा किसके लिए? भोजन के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए और सुरक्षा के, जंगली जानवरों से सुरक्षा कर उनका शिकार करना और भोजन के रूप में उनको ग्रहण कर लेना। देखिए भोजन जो है, अब मैं आपसे भोजन के बारे में बात करता हूं। भोजन जो है, चूंकि यहां शिकार खेल रहा है तो फिर मांस उसको मिलेगा, ठीक है। तो मांस लेकिन कैसा? कच्चा, कच्चा खाना हम कह सकते हैं, कच्चा खाना जिसमें क्या क्या? मांस, ठीक है। और साथ में इसके अलावा फल वगैरह जो है इनका उपयोग मोस्टली वो करता था। देखो कच्चा खाना खाना अपने आप में इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अभी क्या? अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ है। क्लियर? देखिए आगे मैं बात करता हूं भोजन की, सॉरी व्यवसाय और भोजन की बात हुई। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे उपकरण। मैंने कहा कि भाई इस काल के तो सारे उपकरण किससे निर्मित है? पत्थर से निर्मित है। पत्थरों से निर्मित जो उपकरण है हम कह सकते हैं उपकरणों का आविष्कार, उपकरणों का आविष्कार, उपकरणों का आविष्कार जो है इस काल की प्रमुख देन है। हम कह सकते हैं प्रमुख देन, उपकरणों का आविष्कार जो है वो इस काल की प्रमुख देन है। मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुविधा के लिए उपकरणों का क्या किया? आविष्कार किया। उपकरण किससे निर्मित है? ये हम जानते हैं, पाषाण से निर्मित है, पत्थर से निर्मित है, ठीक है। कौन कौन से उपकरण? प्रमुख उपकरणों की मैं आपसे बात करता हूं। प्रमुख उपकरण, प्रमुख उपकरण, प्रमुख उपकरणों में सबसे प्रमुख उपकरण जो है वो था हैंड एक्स, हैंड एक्स। और हैंड एक्स किसको बोलते हैं? कुल्हाड़ी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी। इसके अलावा देखो और भी कई उपकरण थे, जिसे मैं बाकी उपकरणों की आपसे बात करता हूं। एक उपकरण था चापर, दूसरा उपकरण था चापिंग, चापर, चापिंग। देखो चापर क्या है? चापर आम बोलचाल की भाषा में आप लोगों ने देखा होगा गंडासा, गंडासा, ठीक है। चापिंग जो है इसको बोलते हैं खंडक। क्या बोलते हैं? खंडक। इसको देखो चापर को गंडासा और चापिंग को क्या बोल सकते हैं? खंडक बोल सकते हैं, ठीक है। देखो चापर क्या है? हम जनरली देखते हैं गंडासा देखा होगा आप लोगों ने, वन साइडेड धारदार होता है। क्या होता है? इस प्रकार से वन साइडेड क्या होता है? धारदार, ऐसे, ठीक है। और ये तो हुआ हमारा गंडासा। और चापिंग की बात करता हूं तो ये टू साइडेड धारदार होता है, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से, ठीक है। तो दोनों साइड से धारदार और वन साइड से धारदार, ये हो गया हमारा क्या? चापर। और ये हो गया हमारा क्या? चापिंग, ठीक है। देखो ये जो काल है, मैंने कहा कि प्रमुख उपकरण इस काल की, जब हम ये कहें कि भाई उपकरणों का आविष्कार इस काल की प्रमुख देन रही है। ये जो काल है, इस काल के उपकरण तुलनात्मक रूप से थोड़े बड़े थे। ये जो उपकरण है साइज में क्या थे? थोड़े बड़े थे। मतलब हम कह सकते हैं मैक्रोलिथिक। क्या कह सकते हैं? मैक्रोलिथिक उपकरणों की खोज किस काल में हुई? तो हम कह सकते हैं पुरापाषाण काल में मैक्रोलिथिक उपकरणों की क्या हुई? खोज हुई। तो देखो एक बार मैं फिर बात करता हूं। पुरापाषाण काल में मानव जंगलों में अस्थायी जीवन निवास कर रहा था, खानाबदोश जीवन जी रहा था, नोमोड्स जिसको बोल सकते हैं। प्रमुख व्यवसाय क्या था? शिकार खेलना। शिकार क्यों खेलता था? अपनी सुरक्षा के लिए और भोजन की प्राप्ति के लिए। भोजन कैसा करता था? कच्चा खाना खाता था। इसका मतलब अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ। साथ में फल का उपयोग करता था। उपकरणों की बात की जाए तो उपकरणों का आविष्कार इस काल की प्रमुख देन है। और प्रमुख उपकरणों में हैंड एक्स, चापर, चापिंग, ठीक है। इस प्रकार से मैंने चापर चापिंग के बारे में भी आपको बताया है। और चूंकि बड़े उपकरण इस काल की देन है, या बड़े उपकरणों की खोज हुई, या बड़े उपकरणों का प्रयोग किया गया, उन उपकरणों को हमने बोल दिया क्या? मैक्रोलिथिक। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई पेपर में की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भाई राजस्थान में किन किन स्थलों से पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई राजस्थान में कौन कौन से स्थल ऐसे हैं जहां से हमें इस काल के प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मैं स्थलों की बात कर देता हूं। प्रमुख पुरापाषाण कालीन स्थल, इन स्थलों में सबसे पहले एक स्थल है भानगढ़।
भानगढ़, और भानगढ़ पड़ता है कहां? अलवर में। इसके अलावा हम बात करते हैं इंद्रगढ़, और इंद्रगढ़ पड़ता है कहां? कोटा में। इसके अलावा मैं बात करता हूं मंडफिया, और मंडफिया पड़ता है कहां? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करूं तो जायल और डीडवाना। जायल और डीडवाना जो जगह हैं कहां पड़ती हैं? नागौर में। इसके अलावा विराटनगर, विराटनगर कहां पड़ता है? जयपुर में। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें और स्थल है नाथद्वारा, और नाथद्वारा पड़ता है कहां? राजसमंद में। ठीक है, ये कुछ ऐसी जगह है जहां से हमें पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहां दो तीन बातें और पढ़नी है हमें। आपसे पूछा जाए कि भाई देश में सबसे पहले पुरातात्विक जो विभाग है, देश में सबसे पहले पुरातात्विक विभाग की जो स्थापना हुई वो हुई 1861 ईस्वी में। किसने की? ए कनिंघम जो है उन्होंने देश में सबसे पहले क्या की? पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। इसलिए इसे भारत में पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता है, या हम कहें कि पुरातात्विक विभाग के संदर्भ में पुरातात्विक जो अवशेष हैं या स्थल हैं उनके जनक कहलाते हैं कौन? ए कनिंघम। हम बात करते हैं सबसे पहले पुरापाषाण कालीन जो अवशेष है या स्थल है, या भारत में खोजा गया पहला पुरापाषाण कालीन जो स्थल है वो है पलवरम। पलवरम कहां पड़ता है? मद्रास में। भारत में सबसे पहले खोजा गया पुरापाषाण कालीन जो स्थल है वो है पलवरम, मद्रास। इसकी खोज जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुशफुट ने क्या की? इसकी खोज की। तो देश में खोजा गया पहला पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा है? पलवरम, मद्रास है, जिसकी खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुशफुट के द्वारा की गई। अब मैं राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान में खोजा गया पहला पुरापाषाण कालीन जो स्थल है वो है विराटनगर जयपुर, और दूसरा है इंद्रगढ़ कोटा। ये दोनों जो स्थल हैं, इन दोनों स्थलों की खोज 1900 ईस्वी में C.A. हेकर नामक पुरातात्विकविद के द्वारा ये दो स्थल खोजे गए। तो राजस्थान के संदर्भ में मैं आपसे बात करता हूं तो राजस्थान में खोजे गए सबसे प्राचीन पुरापाषाण कालीन जो स्थल है वो है विराटनगर जयपुर और इंद्रगढ़ कोटा। खोज की 1900 ईस्वी में C.A. हेकर के द्वारा। लेकिन देखो राजस्थान में इन स्थलों की खोज से पहले ही पुरातात्विक जो स्थल है उनकी खोज को प्रारंभ, या उनकी खोज का कार्य जो प्रारंभ हुआ, हम ये कहें कि भाई राजस्थान में सबसे पहले पुरातात्विक स्थलों की खोज का कार्य प्रारंभ कब हुआ? वो हुआ 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में राजस्थान में पुरातात्विक स्थलों की खोज का कार्य प्रारंभ हो गया। लेकिन खोजे गए पहले स्थल कौन से थे? विराटनगर और इंद्रगढ़। ये किसने खोजे? C.A. हेकर ने खोजे। कब? 1900 ईस्वी में। तो पुरातात्विक स्थलों की खोज प्रारंभ जो की गई वो 1871 में हो चुकी थी। किसने की? A.C.L. कार्लाइल के निर्देशन में राजस्थान में पुरातात्विक स्थलों की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन खोजे गए पहले स्थल कौन से थे? विराटनगर और इंद्रगढ़ थे, जिनकी खोज C.A. हेकर द्वारा 1900 ईस्वी में की गई। तो देखो ये तो बात हुई किसकी? पुरापाषाणकालीन मानव की विशेषताएं, और साथ में राजस्थान से रिलेटेड पुरापाषाणकालीन प्रमुख स्थल। अब देखो मैं आपसे आगे बात करता हूं। पुरापाषाण काल के बाद सेकंड जो पार्ट है, हमने कहा कि भाई प्राक ऐतिहासिक काल को कितने भागों में? 3 भागों में हमने डिवाइड किया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नव या उत्तरपाषाण काल। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या? पुरापाषाण काल। अब मैं आपसे बात करता हूं नंबर सेकंड जो है हमारे पास वो है
मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल का टाइम हम जानते हैं 10,000 से लेकर के, मैं यहां लिख देता हूं, समय जो है वो कितना है, समय 10,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व से कितना 5,000 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। देखिए मध्य पाषाण कालीन मानव की विशेषताओं में तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं, तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए, देखो अभी तक मानव जो है, हम कह रहे हैं लिपि की बात की हमने, लिपि के विकास के आधार पर, यहां पुरापाषाण काल में हमने लिपि का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन जब तक लिपि का जिक्र नहीं करेंगे, मानव जब तक अपने हाथ में कलम नहीं पकड़ेगा तब तक लिपि का विकास कैसे संभव है। और हमने इतिहास को डिवाइड किया है लिपि के विकास के आधार पर, तो लिपि की चर्चा करना भी यहां जरूरी है। देखो ये जो काल है, मैं एक लिपि की भी बात करूंगा यहां, ये जो काल है, इस काल में मैंने कहा यहां मानव जंगलों में निवास कर रहा था, यहां मानव जो है जंगलों से मानव ने शैलाश्रियों में निवास स्थान की, अगर मैं आपसे बात करता हूं, किसकी बात करूं, निवास स्थान, निवास स्थान की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो मनुष्य ने जंगलों के बजाय अब कहां, शैलाश्रियों, शैलाश्रियों या हम कहें गुफाओं में रहना क्या कर दिया, प्रारंभ किया, गुफाओं में रहना प्रारंभ। अब तक नोमैड्स थे, खानाबदोश थे, आज यहां कल वहां, लेकिन अब थोड़ा स्थायी जीवन, स्थायी जीवन यापन, ठीक है। देखो यहां व्यवसाय की मैं आपसे बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, यहां जो व्यवसाय था वो शिकार खेलना था, लेकिन यहां जो व्यवसाय है वो शिकार खेलना नहीं है, वो है पशुपालन करना। क्या है, पशुपालन, पशुपालन करना। अब तक मनुष्य शिकार खेल रहा था, ठीक है, अब मनुष्य ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन करना स्टार्ट किया। तो आपसे पूछा जाएगा भाई पशुपालन जो है, पशुपालन की शुरुआत कब की गई, तो कौन से काल में की गई, मध्य पाषाण काल में की गई, ठीक है। देखो पशुपालन के तौर पर सबसे पहला जो पालतू पशु है वो था कुत्ता। क्या था, कुत्ता या श्वान। मानव द्वारा हम ये कहें कि पशुपालन के रूप में पहले जिस पशु को पहले पशुपालन के रूप में प्रयोग में लिया गया वो कौन सा है, कुत्ता है, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं बात करता हूं भोजन। भोजन कैसा, हम जानते हैं पुरापाषाण काल में मनुष्य कच्चा खाना खा रहा है। क्यों खा रहा है, क्योंकि अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ। लेकिन मध्य पाषाण काल में बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, वो है अग्नि का आविष्कार। किसका, अग्नि का आविष्कार। और जब अग्नि का आविष्कार हो गया तो मनुष्य ने पका हुआ खाना, कैसा खाना, पका हुआ खाना क्या कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया, पका हुआ खाना, ठीक है। ये हो गया मनुष्य का भोजन। आगे मैं बात करता हूं उपकरण। उपकरण जो है, उपकरणों की अगर मैं यहां बात करता हूं तो उपकरणों में अब तक जो उपकरण थे, देखो यहां मैंने उपकरण जो आपसे बात की थी वो की थी मैक्रोलिथिक। कैसे उपकरण, मैक्रोलिथिक। लेकिन यहां मैं जो आपसे बात करूंगा वो उपकरण है माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक का तात्पर्य है सूक्ष्म पाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। तो सूक्ष्म पाषाणिक जो उपकरण है उनका प्रयोग इस काल में किया जाने लगा। कौन कौन से थे भाई सूक्ष्म पाषाणिक, उनमें मैं आपसे बात करूं तो वेधक, वेधनी, स्क्रीपर, स्क्रीपर, चांद्रिक, चांद्रिक, ब्यूरिन। ये जो उपकरण है ये किस काल के उपकरण है, मध्य पाषाण काल के उपकरण है। इन्हें हम माइक्रोलिथिक बोलते हैं या सूक्ष्म पाषाणिक भी कहते हैं। और लास्ट देखो, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करने जा रहा हूं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मैंने कहा कि अब लिपि का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास को ही हम 3 पार्ट में लिपि के विकास के आधार पर डिवाइड करते हैं। और अभी तक लिपि का जिक्र हमने इस काल में तो नहीं किया, लेकिन
मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने शैलाश्रयों में या गुफाओं में रहना तो स्टार्ट किया, लेकिन साथ साथ शैलाश्रयों में चित्रांकन करना प्रारंभ क्या किया गया? शैलाश्रयों में या अपनी गुफाओं में शैलाश्रयों में चित्रांकन करना प्रारंभ, चित्रांकन करना प्रारंभ किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लिपि के विकास के लिए पहली अच्छी लाइन हमें मिली, शैलाश्रयों में चित्रांकन करना प्रारंभ। चित्रांकन जब किया तो निश्चित रूप से अपने हाथ में कुछ पकड़ा, कलम पकड़ा या पत्थर पकड़ा, कुछ भी पकड़ा, तभी तो चित्र बनाएंगे। ठीक है, और जब जैसे ही चित्रांकन वाली शुरुआत होती है तो वहीं से लिपि का विकास होता है। ठीक है, तो जनरली ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शैलाश्रयों में चित्रांकन करना प्रारंभ किया। शैलाश्रयों में रहने के साथ साथ शैलाश्रयों में चित्रांकन करना प्रारंभ किस काल में किया? वो काल है कौन सा काल? मध्यपाषाण काल। ठीक है भाई, अब देखिए मध्यपाषाण काल में दो चीजें हमारे पास निकल के आएंगी। एक तो मैं आपसे बात करूंगा प्रमुख शैल चित्रांकित स्थल। किसकी बात करूंगा? एक तो मैं आपसे बात करूंगा प्रमुख शैल चित्रांकित स्थल, शैल चित्रांकित स्थल। एक तो मैं इनकी बात करूंगा आपसे, कौन कौन सी गुफाएं हैं। शैल चित्रांकन का तात्पर्य जिन जिन गुफाओं में, जिन जिन शैलाश्रयों में रहे हैं और उनमें जिन जिन में चित्रांकन किया है, उन सारे स्थलों की मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी बात, चूंकि मनुष्य ऐसा नहीं कि भाई 10,000 से 5,000 वर्ष मनुष्य गुफाओं में रहा हो, ऐसा भी नहीं है। मनुष्य ने गुफाओं से बाहर आकर के अपने आप को और डेवलप किया। ठीक है, तो कुछ स्थलों के बारे में, शैल चित्रांकित गुफाओं के अलावा मैं आपसे कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में भी बात करता हूं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल में क्या क्या प्रमुख शैल चित्रांकित गुफाएं या शैल चित्रांकित स्थल, और साथ में हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान में प्रमुख शैल चित्रांकित स्थल जो है या उनके अवशेष जो हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं। हेडिंग लिख देता हूं मैं, प्रमुख शैल चित्रांकित स्थल। इनमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो स्थल है मैं बात करता हूं जिला अलवर। अलवर में जो स्थल है वो है हरसोरा, एक स्थल है सामदा और एक स्थल है डडीकर। ये तीन जगह ऐसी हैं अलवर में जहां से मानव की शैलाश्रय मतलब गुफाओं के अवशेष मिले हैं। दूसरा मैं बात करता हूं आपसे अलवर के बाद कोटा। कोटा में हम देखते हैं विलासगढ़। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं तो आलनिया, और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं तो दर्रा। ये तीन स्थल कहां से मिले हैं? कोटा से। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं भरतपुर में एक स्थल है दर। ये जगह है जहां से मनुष्य की गुफाओं का अवशेष मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीकर में एक जगह है सोहनपुरा, यहां से भी हमें मानव की शैलाश्रयों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं जयपुर, और जयपुर में एक स्थल है विराटनगर। देखो विराटनगर से जो गुफा प्राप्त हुई है उन गुफाओं में मनुष्य ने बहुत ज्यादा चित्रांकन किया हुआ है, इसलिए इसे प्राचीन राजस्थान की चित्रशाला जो है वो किस स्थल को कहा जाता है? विराटनगर को कहा जाता है, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा शैल चित्रांकित गुफाएं प्राप्त हुई, गुफाओं में बहुत ज्यादा चित्रांकन किया हुआ है। ठीक है, अगला स्थल जो है वो मैं बात करता हूं भीलवाड़ा जो है इसमें एक जगह है बांका। कौन सी जगह? बांका जो स्थल है भीलवाड़ा में, बेसिकली ये राजस्थान में खोजी गई पहली गुफा, राजस्थान में खोजी गई प्रथम शैल चित्रांकित गुफा या शैलाश्रय कौन सा है?
बांका है। तो देखो ये मैंने बात की प्रमुख शैल चित्रांकित स्थलों की। मैंने दो चीजें लिखी थी, प्रमुख शैल चित्रांकित स्थल या गुफा, और साथ में प्रमुख सभ्यताएं या स्थल, क्योंकि ऐसा नहीं कि मनुष्य ने 5000 वर्ष गुफा में व्यतीत कर दिए, ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे गुफा से बाहर आकर, और नेक्स्ट हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है, नव या उत्तर पाषाण काल में मनुष्य पूर्णतः गुफाओं से निकलकर कहां जाएगा, नदियों के किनारे आ जाएगा, तो वो भी मैं आपसे बात करूंगा। तो देखो मध्य पाषाण काल की प्रमुख शैल चित्रांकित स्थल या गुफाओं की बात कर ली है मैंने, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं प्रमुख स्थलों की। तो मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? मध्य पाषाण कालीन प्रमुख जो स्थल हैं, उन स्थलों में सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, एक स्थल है हमारा बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता या बागोर स्थल। देखो बागोर जो सभ्यता है, इस सभ्यता के अवशेष, सबसे पहले मैं बात करता हूं अवशेष प्राप्त कहां से मिले हैं भाई? अवशेष मिले हैं भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे से, कोठारी नदी के किनारे से, ठीक है भाई। ये तो हुई किसकी? अवशेषों की बात। फिर मैं बात करता हूं उपनाम। इसे कहा जाता है आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय। क्या कहा जाता है? आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय। आगे मैं आपसे बात करता हूं समय। देखो समय की अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई कितनी वर्ष पुरानी है, तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी हम कह सकते हैं। समय क्या है? 5000 ईसा पूर्व, ये इसका क्या है? समय है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं खोजकर्ता, खोज या उत्खननकर्ता। ये जो स्थल है, इस स्थल के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता की मैं बात करता हूं वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र जो हैं, उनके द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई। कब की गई? 1967 से 1969 ईस्वी के मध्य की गई, ठीक है। अवशेषों की मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करूं? अवशेष की। भाई यहां से क्या क्या अवशेष मिले हैं? अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण और पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो अवशेष है वो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो स्थल है कौन सा? बागोर सभ्यता, जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं। और प्राचीनतम साक्ष्यों में मैंने पशु के बारे में अभी जिक्र किया था। मध्य पाषाण काल में प्राचीनतम साक्ष्यों में पशु जो है वो क्या था? कुत्ता था, ठीक है। पहला पशु जिसको पाला गया वो क्या मिला? कुत्ता मिला, ठीक है। देखो दूसरा जो अवशेष है मानव कंकाल के अवशेष। ये भी कहां से प्राप्त हुए हैं? ये भी हमें बागोर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। देखो आरएस मेंस में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बागोर सभ्यता के बारे में डिटेल से उसमें लिखना था, ठीक है। देखो ये जो स्थल है बागोर जो सभ्यता है, इस स्थल के निकट पाषाण निर्मित उपकरणों का एक बहुत बड़ा भंडार एक टीले से मिला है। एक रेत के टीले के अंदर पत्थर से या पाषाण से निर्मित बहुत सारे उपकरण किसके निकट से मिले हैं? बागोर सभ्यता के निकट से मिले हैं। उस स्थल को कहा जाता है महासतियों का टीला। महासतियों का टीला। महासतियों का टीला जो है वो कहां से मिला है? बागोर स्थल के निकट। बागोर स्थल के निकट जो स्थल मिला है, जहां बहुत सारे एक टीले में बहुत सारे पत्थर से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, वो स्थल कहलाता है महासतियों का टीला। तो देखो ये एक स्थल, सबसे पहले तो शैल चित्रांकित स्थल मैंने लिखे हैं, बहुत सारी गुफाएं लिखी हैं। उसके बाद एक सभ्यता पढ़ी है हमने, कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। इसी प्रकार एक और सभ्यता मैं आपसे बात कर रहा हूं मध्य पाषाण काल में ही,
वो सभ्यता है। नंबर सेकंड में देखता हूं वो है तिलवाड़ा। अगला जो स्थल है वो कौन सा है? तिलवाड़ा है। देखो तिलवाड़ा जो स्थल है कहां स्थित है? वर्तमान बाड़मेर में स्थित है। कहां स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। किस नदी के किनारे से अवशेष प्राप्त हुए हैं? बाड़मेर में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। लूनी नदी के किनारे से इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है भाई। और खोज किसने की? खोज वापस में बात करता हूं VN मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने क्या की? खोज की। देखो तो दो स्थल मध्य पाषाणकालीन स्थल हुए, एक है बागोर और दूसरा कौन सा है? तिलवाड़ा। अब मैं यहां आपसे कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भाई निम्न में से प्राचीनतम स्थल है, प्राचीनतम स्थल है। ऑप्शन में मिलेंगे आपको कालीबंगा, उसके बाद आपको मिलेगा गणेश्वर, उसके बाद मैं बात करता हूं आहड़, और फिर मैं लिख देता हूं क्या? तिलवाड़ा। अब देखिए ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया। निम्न में से प्राचीनतम स्थल कौन सा है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और तिलवाड़ा। ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा सही मायने में अधिकांश टीचर जो है सभ्यताओं की जब शुरुआत करते हैं तो सीधा उठा के पढ़ाते हैं कालीबंगा। ठीक है। जबकि देखो अभी तक हमने दो ही काल पढ़े हैं, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। दोनों कालों में से अगर हम देखते हैं तो यहां ऑप्शन में हमें क्या मिलता है? तिलवाड़ा मिलता है। अभी हमने कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ की बात ही नहीं की है। क्यों नहीं की है? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ जो स्थल है ये तो आद्य ऐतिहासिक कालीन स्थल है, आद्य ऐतिहासिक कालीन। अब आप मुझे ये बताइए भाई, हम बात कर रहे हैं प्राक ऐतिहासिक काल की, तो आदि और कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ कौन से काल के हैं? आदि ऐतिहासिक काल के हैं। अब इन चारों ऑप्शन में सबसे प्राचीन होगा कौन सा होगा? तिलवाड़ा होगा, क्योंकि तिलवाड़ा कौन से काल का है? प्राक ऐतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल का है, और मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा है तिलवाड़ा। तो इन चारों में कौन सबसे प्राचीन होगा? तिलवाड़ा होगा। यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया। लेकिन मैं अगर यहां आहड़ हटा देता हूं, ये लो भाई, और आहड़ के स्थान पर लिख देता हूं जायल। क्या लिख देता हूं? जायल। अब बताइए सबसे प्राचीन कौन सा होगा चारों में? तो देखिए वापस कालीबंगा और गणेश्वर तो आदि ऐतिहासिक काल, इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन आए, जायल और तिलवाड़ा। जायल जो है अभी हमने पढ़ा था, जायल और डिडवाना ये पुरापाषाण कालीन है, पुरापाषाण कालीन है। और तिलवाड़ा की मैं बात करता हूं तो ये क्या है? ये मध्य पाषाण कालीन है। ठीक है भाई। अब देखिए इनमें सबसे प्राचीन कौन होगा? इनमें सबसे प्राचीन जायल होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर मैं इतिहास की शुरुआत कालीबंगा से ही करता तो आपके लिए तो सबसे प्राचीन क्या होता? कालीबंगा ही होता। ठीक है। तो इतिहास की शुरुआत कालीबंगा से नहीं होती है, कालीबंगा से भी प्राचीन बहुत सारे स्थल मैंने अभी आपसे बात किए हैं। तो देखो ये प्राक ऐतिहासिक काल के तीन पार्ट थे। पहला पार्ट था पुरापाषाण काल, दूसरा पार्ट था मध्य पाषाण काल। ठीक है। तीसरा सेक्शन मैं देखने जा रहा हूं। तीसरा जो सेक्शन है वो है नव या उत्तर पाषाण काल। क्या है? नव या उत्तर पाषाण काल। देखो नव या उत्तर पाषाण काल के बारे में आपसे बात करता हूं। तीसरा पार्ट है हमारा, नंबर 3 लिख देता हूं, नव या उत्तर पाषाण काल। इसमें सबसे पहले समय की मैं आपसे बात करूं। देखो समय की मैं आपसे बात करता हूं तो 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का जो समय है वो क्या है? नव या उत्तर पाषाण काल का है। पहली बात। दूसरी बात, इस काल में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार इस काल की बहुत ही प्रमुख देन है। क्या? कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नव या उत्तर पाषाण काल में हुआ।
देखिए जब कृषि का आविष्कार हुआ या आविष्कार किया गया तो संसाधनों की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? संसाधन। अब संसाधनों में कई संसाधन हो सकते हैं, मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन। तीन चीजें मैं आपसे बात करता हूं। देखो, मानवीय संसाधन मतलब मैन पावर। और मैन पावर का अब तक देखिए मनुष्य जो है गुफाओं में निवास कर रहा था, बहुत ज्यादा एकजुट या हम कह सकते हैं परिवार के रूप में नहीं था, ठीक है। लेकिन यहां हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो कृषि जो है, कृषि किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं था, इसलिए मनुष्य ने किसमें? समूह में रहना सीखा। आपसे पूछा जाए कि भाई समूह में रहना किस काल में स्टार्ट किया? मनुष्य ने समूह में रहना प्रारंभ। और जब समूह में रहना प्रारंभ किया तो एक और महत्वपूर्ण बात, जाति प्रथा, जाति व्यवस्था या जाति प्रथा की क्या शुरुआत। यहां देखो जाति शब्द का तात्पर्य किसी कास्ट विशेष से नहीं है। यहां जाति शब्द का जो तात्पर्य है वो है समान कार्य करने वाले लोगों का समूह, ठीक है भाई, समान कार्य करने वाले लोगों का समूह। समान कार्य यहां क्या था? कृषि कार्य करने वाले लोगों का समूह, ठीक है। उसके लिए यह शब्द काम में लिया गया। वर्तमान में जाति शब्द बहुत ही ब्रॉड शब्द है, बहुत ही भयानक शब्द है, ठीक है। डिटेल से इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा कि इस काल की प्रमुख जो देन है वो क्या है? कृषि का आविष्कार है। और कृषि का आविष्कार जब कर लिया ही गया तो संसाधनों की जरूरत पड़ी, और संसाधनों की जब जरूरत पड़ी तो इसमें सबसे पहले मानवीय संसाधन। मनुष्य ने समूह में रहना सीखा, क्योंकि कृषि करना किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं था या एक व्यक्ति विशेष के बस के बाद नहीं थी। तो उस परिस्थिति में समूह में रहना स्टार्ट हुआ, और जब समूह में रहे तो समान कार्य करने वाले लोगों के समूह को हमने बोल दिया जाति, ठीक है। तो जाति व्यवस्था की शुरुआत इसी काल में हुई। इसके अलावा दूसरा संसाधन मैंने पढ़ा प्राकृतिक। अब देखिए भाई जब कृषि का आविष्कार ही कर लिया है तो निश्चित रूप से पानी चाहिए, जल चाहिए, और जल के लिए क्या? नदी। इस काल में देखो, इससे पहले वाला जो काल था उस काल में मनुष्य गुफाओं में सलासरों में निवास कर रहा था, लेकिन यहां कृषि का आविष्कार किया तो मनुष्य ने गुफाओं से कहा नदियों के किनारे आकर रहना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो नदियों के किनारे रहना प्रारंभ, ठीक है। तीसरा मैं बात करता हूं कृत्रिम संसाधन। देखिए कृषि का आविष्कार हुआ तो संसाधनों की जरूरत पड़ी, और उन संसाधनों में सबसे पहला खोजा गया जो संसाधन था वो था पहिए का आविष्कार। किसका आविष्कार? पहिए का आविष्कार। मानव द्वारा इस काल में कृषि के साथ साथ एक दूसरी खोज की गई, वो क्या है? पहिए का आविष्कार। और पहिए के तौर पर सबसे पहले खोजा गया चाक। चाक क्या होता है भाई? कुम्हार वाला चाक। कुम्हार जिस चाक से क्या बनाता है? मिट्टी बर्तन बनाता है मिट्टी के, वो वाला गोला, ठीक है। तो यहां पहिए का तात्पर्य गोले से है, और गोले के तौर पर सबसे पहले क्या खोजा गया? चाक खोजा गया, ठीक है। आगे चलकर यही चाक किसमें? पहिए के रूप में इसको काम में लिया जाने लगा, ठीक है। तो तीन चीजें निकल के आई हमारे पास। हम कह सकते हैं कि समूह में रहना प्रारंभ किया, जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई, नदियों के किनारे से इस काल के अवशेष मिले हैं हमें, और मोस्टली जो हमने देखा है सबसे महत्वपूर्ण बात, पहिए का आविष्कार भी किस काल में हुआ? नव या उत्तर पाषाण काल में हुआ। देखो इस काल के, अब मैं आपसे बात करता हूं कि राजस्थान में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो नव या उत्तर पाषाण कालीन प्रमुख स्थल, नव या उत्तर पाषाण कालीन प्रमुख स्थलों की बात करता हूं। प्रमुख स्थलों में देखो हम बात करते हैं कि स्थल है समदड़ी। समदड़ी एक जो स्थल है, ये हमें इस स्थल से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं किस काल के? नव या उत्तर पाषाण काल के। और यह स्थल कहां स्थित है? बाड़मेर में। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। आगे मैं बात करता हूं भरनी, एक और स्थल है भरनी। भरनी जो स्थल है, बेसिकली इस स्थल से भी हमें नव या उत्तर पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। और भरनी स्थल पड़ता है कहां? टोंक जिले में। और टोंक जिले में कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं जहाजपुर। अगला जो स्थल है वो कौन सा है? जहाजपुर, दारागढ़। ये दोनों स्थल जो है वो हमें मिले हैं कहां से? भीलवाड़ा से। और भीलवाड़ा में भी कौन सी नदी?
बनास नदी। तो ये हम कह सकते हैं नव या उत्तर पाषाण कालीन प्रमुख स्थल। प्रमुख विशेषताएं बात की मैंने पहले, और उसके बाद बात की है प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, देखो अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतिहास पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई युद्ध, कोई कहानी, कोई प्रेम कहानी, आपको तो प्रेम कहानी चाहिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को, तो ठीक है, अभी तक किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत घटना, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी या किसी व्यक्ति विशेष का नाम का जिक्र मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इतिहास जो है, अभी हम बात कर रहे हैं लिपि का विकास ही नहीं हुआ। जब लिपि का विकास ही नहीं हुआ तो लिखित घटनाएं नहीं है, उनको पढ़ नहीं पाए हैं भाई। जब लिखित प्रमाण मिलेंगे, उन लिखित प्रमाणों को पढ़ा जाएगा तभी तो पता लगेगा कि भाई किसका, कौन व्यक्ति हुए थे, कौन राजा हुआ थे, कौन रानी हुई थी। ठीक है, तो जब तक अनुमानों पर आधारित, क्योंकि अभी तो हम अनुमानों पर आधारित इतिहास पढ़ रहे हैं, सत्यता की गारंटी नहीं है। हम तो अनुमान लगा रहे हैं कि भाई मनुष्य जो है गुफाओं में रहा होगा, ये कार्य किया होगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अभी कहानियां हानियां बहुत जल्दी खैर आ जाएंगी, लेकिन अभी हम आपको मजबूरी नहीं सुना सकते। पता ही नहीं कि भाई इस काल में कौन किस नाम का कोई मानव हुआ था। ठीक है, तो ये हुई हमारा सबसे पहला सेक्शन, हमारा इतिहास का क्या हो गया है, फिनिश हो गया है, प्राक ऐतिहासिक काल। सेकंड में आपसे बात करूंगा किसके बारे में, आध ऐतिहासिक काल के बारे में।